हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर रवि डालमिया अनअकैडमी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उम्मीद करता हूं आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो शुरू करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पार्ट 24। 23 लेक्चर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जिसके लिए बेसिक के लिए आप उन लेक्चर को यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट देख सकते हैं। तो बच्चों, मैं पढ़ा रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मैं डॉक्टर रवि डालमिया PhD फ्रॉम IIT कानपुर 14 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। मेरे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक, थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक, स्ट्रक्चर एंड सो ऑन। तो बच्चों, आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू या यूट्यूब चैनल के थ्रू। और चैनल का नाम क्या है? द ग्रेट हॉल गेट। क्या नाम है? द ग्रेट हॉल गेट। बच्चों, अनअकैडमी में दो तरह के कोर्स होते हैं, एक प्लस कोर्स होता है और एक होता है आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स में क्या क्या मिलता है? लाइव क्लासेज, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोड, अनलिमिटेड एक्सेस। और आइकॉनिक में क्या मिलता है? पर्सनल कोच मिलता है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर एंड सो ऑन। तो आप दो तरह के कोर्स ले सकते हैं। प्लस लेना चाहें तो प्लस ले सकते हैं और आइकॉनिक लेना चाहें तो आइकॉनिक ले सकते हैं। बच्चों, हमारी क्लासेज चालू हो रही हैं, नई क्लासेज 22 दिसंबर से। कब से चालू हो रही है? 22 दिसंबर से। तो आप एनरोलमेंट ले लीजिए और जल्द से जल्द, जिससे कि आपको सब्जेक्ट पे कमांड आनी चालू हो जाए। कब से चालू हो रही है? 22 दिसंबर। और मेरा कोड यूज कर सकते हैं। मेरा कोड क्या है? रवि D10। और रवि D10 यूज करने पे आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो रवि D10। बच्चों, अनअकैडमी में स्पेशल क्लास का भी प्रोविजन है। स्पेशल क्लास के लिए आपको अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप को डाउनलोड किया, आपको जिस प्रोफेसर या टीचर का आपको लेक्चर देखना है उसको टाइप करेंगे। जैसे मेरा लेक्चर देखना है तो क्या डालेंगे? रवि डालमिया। तो जो भी स्पेशल क्लास मेरी होंगी अवेलेबल, वो आप देख सकते हैं। बच्चों, अनअकैडमी में डाउट सेशन भी चलता है। डाउट सेशन में मान लीजिए आपका कोई डाउट है और डाउट को आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भेजिए, उसका सोल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा, हिंदी या इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज है उसमें भेज दिया जाएगा। तो क्या है? चेक आउट द ब्रांड न्यू अपडेट ऑन द अनअकैडमी, आस्क ए डाउट, आस्क ए डाउट। बच्चों, अनअकैडमी ने टेस्ट सीरीज चालू की है, क्योंकि गेट का एग्जाम पास आने वाला है। तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? टेस्ट में भाग ले सकते हैं। टेस्ट कब से कब है? 2 to 30 जनवरी। एनरोलमेंट आज ही करें। और टेस्ट कब होगा? हर संडे होगा, हर संडे। बच्चों, ऑफर चल रहा है इस समय। क्या चल रहा है ऑफर? अगर आप 12 महीने का कोर्स लेते हैं, कितने महीने का कोर्स लेते हैं? 12 महीने का, तो आपको 2 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब 12 की जगह आप कितने महीने कोर्स वो ले सकते हैं? 14 महीने के लिए। और आप फीस जमा करेंगे 24 मंथ की, तो कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? 4 महीने। मतलब आप कितने महीने तक ले सकते हैं उसको, कोर्स को ले सकते हैं? 24 की जगह 28 मंथ तक यूज कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं चल रहा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, और आज हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन E एंड G। E क्या कहलाता है? E कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और G क्या कहलाता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो आइए लिख लेते हैं। E क्या कहलाता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और G क्या कहलाता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आप कहेंगे सर इसमें E और G में क्या अंतर होता है? मैंने पढ़ाया था हुक लॉ में अगर नॉर्मल स्ट्रेस होगा तो नॉर्मल स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू हुक लॉ, नॉर्मल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल किसके होता है? नॉर्मल स्ट्रेन के। सुनिएगा क्या अंतर होता है। तो नॉर्मल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन। तो आप कहोगे नॉर्मल स्ट्रेन का सिंबल क्या होता है? सिग्मा। प्रोपोर्शनल नॉर्मल स्ट्रेन का सिंबल क्या होता है? एप्सिलॉन। तो बराबर करने के लिए कांस्टेंट चाहिए कि नहीं? इस कांस्टेंट को कहते हैं E। तो E क्या कहलाता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहलाता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कहां से आया? हुक लॉ से। तो कोई पूछे हुक लॉ क्या होता है? तो विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, मैंने बताया था विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस का सिंबल क्या होता है? सिग्मा। नॉर्मल स्ट्रेन का सिंबल क्या होता है? एप्सिलॉन। तो नॉर्मल स्ट्रेस के कारण क्या पैदा होता है? नॉर्मल स्ट्रेन। बराबर करने के लिए क्या चाहिए? एक कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को क्या कहेंगे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और दूसरा मैंने बताया था, अगर शियर स्ट्रेस है तो शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होगा किसके? सर शियर स्ट्रेन के हुक लॉ से। तो टाउ, शियर स्ट्रेन का सिंबल क्या है? टाउ। प्रोपोर्शनल किसके होगा? शियर स्ट्रेन का सिंबल क्या होता है? गामा। क्या होता है? गामा। तो टाउ इक्वल टू, टाउ मतलब
शियर स्ट्रेंथ, गामा मतलब शियर स्ट्रेंथ, तो टाउ बराबर करने के लिए कांस्टेंट चाहिए, इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको लगेगा नॉर्मल पैदा हो रहा है तो वहां क्या यूज करेंगे, ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जब भी लगेगा शियर हो रहा है तो वहां क्या यूज करेंगे, जी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। कैसे, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे बेंडिंग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बेंडिंग। जैसे कापी है, ये कापी में लोड लगाएंगे, लोड लगाया, लोड कैसे लगाएंगे, एक्सिस के परपेंडिकुलर या इंक्लाइंड या मोमेंट लगाएंगे तो ये बेंड होगा। तो बेंडिंग प्योर बेंडिंग होता है हमारे कोड में। प्योर बेंडिंग में बेंडिंग हो रहा है, प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग का नॉर्मल स्टेज पैदा होता है। आगे पढ़ाएंगे प्योर बेंडिंग में क्या पैदा होता है, नॉर्मल स्टेज। तो वहां ई आएगा कि जी आएगा, सर वहां ई आएगा क्योंकि वहां क्या हो रहा है, नॉर्मल स्टेज। और जब इसको मरोड़ा जाएगा, मान लीजिए कापी है, कापी को मैंने मरोड़ा, क्या किया, मरोड़ा, तो टॉर्सन पैदा हो, टॉर्सन है तो टॉर्सन में क्या पैदा होता है, शियर स्ट्रेस। क्या पैदा होता है, शियर। ये आगे चल के आप देखेंगे तो शियर स्ट्रेस पैदा होता है, शियर में क्या पैदा होगा, जी। तो वहां क्या लेंगे, जी। तो टॉर्सन में हमेशा क्या लेंगे, जी, और बेंडिंग में हमेशा क्या लेंगे, ई। तो ये बिल्कुल बेसिक से ध्यान रखिएगा, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन, बराबर करने के लिए कांस्टेंट चाहिए, दैट इज कॉल्ड ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, तो बराबर करने के लिए कांस्टेंट चाहिए, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो नॉर्मल स्ट्रेस में क्या, नॉर्मल में क्या आता है, ई, और शियर में क्या आता है, जी। क्लियर। और एक टर्म और होता है, एक टर्म और होता है, दैट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉडुलस क्या होता है, मान ली कोई भी है, प्रेशर लग रहा है चारों तरफ से, मान लीजिए प्रेशर लग रहा है P, क्या लग रहा है, P। तो यहां प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा कि नहीं होगा। तो ये होता है, कोई पूछे बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस का सिंबल होता है K। क्या होता है, K। कोई पूछे बल्क मॉडुलस क्या होता है, तो आप कहेंगे चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये क्या है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। और डेल्टा वी अपॉन वी मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और इसमें माइनस होता है, माइनस क्यों, क्योंकि किसी चीज को दबाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो वॉल्यूम यदि कमरे को दबाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा कि पहले का वॉल्यूम ज्यादा होगा, फाइनल वॉल्यूम कम होगा और पहले का वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो डेल्टा वी करोगे तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो कम माइनस ज्यादा, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, इसीलिए माइनस लेते हैं। तो माइनस क्यों ले रहे हैं, आपको फाइनल वॉल्यूम किसी चीज को दबाने पे, कंप्रेस करने पे वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, निगेटिव। निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर निगेटिव नहीं लेते तो आंसर क्या आता, निगेटिव। तो कोई पूछे कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, तो किसी चीज को, मान ली किसी फ्लूइड को या किसी चीज को अगर कंप्रेस किया जा रहा है तो चेंज, प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस। और तीनों की इतना क्लियर हो गया। कोई पूछे कि भैया ई क्या होता है, जी क्या होता है, के क्या होता है, बता सकते हो। और हमें रिलेशन निकालना है किसके बीच, ई एंड जी के बीच। तो रिलेशन निकालेंगे, पहले आपको समझ में आ गया ई जी और के। अगर कोई पूछे ई जी के की डायमेंशन क्या होती है, कि यूनिट क्या होती है, यूनिट, इन तीनों की यूनिट सेम होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ई की डायमेंशन यूनिट क्या है, जी की यूनिट क्या है, के की यूनिट क्या है, तो क्या है यूनिट क्या हो जाएगी, टाउ इक्वल टू क्या है, जी वाई, या क्या है सिग्मा इक्वल टू क्या है, ई एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन की तो कोई यूनिट नहीं होती है, जो यूनिट स्ट्रेस की होगी वही यूनिट ई की होगी, मतलब जो यूनिट स्ट्रेस की होगी वही यूनिट किसकी होगी, ई की। यहां पे भी देखिए गामा की कोई यूनिट नहीं होती, तो जो यूनिट स्ट्रेस की, शियर स्ट्रेस वाला स्ट्रेस की होगी वही किसकी होगी, जी की होगी। और यहां पे भी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी की कोई यूनिट नहीं होती। डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्रेशर, प्रेशर मतलब चेंज इन प्रेशर का मतलब स्ट्रेस। तो मतलब इन तीनों की यूनिट क्या होगी, सेम यूनिट वही होगी, सेम यूनिट क्या होगी, वही होगी जो स्ट्रेस की होगी। स्ट्रेस की क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कोई पूछे कि ई की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जी की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, के की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन, फोर्स की क्या डायमेंशन होती है, ml टी की पावर -2, एल मीटर क्या है, एल स्क्वायर। क्या आ जाएगी डायमेंशन, m l की पावर -1 टी की पावर -2।
फोर्स की क्या होती है एम एल टी की पावर -2। कैसे? एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए, फिर ए क्या होता है वी अपॉन टी, हाँ या ना, और वी क्या होता है एम एक्स अपॉन टी, टी टी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एम एक्स का एल और टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एम एल टी की पावर -2। भूल जाओ, तो एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए, एम मतलब ए मतलब वी अपॉन टी, वी मतलब एक्स अपॉन टी, तो क्या हो जाएगा एम एक्स अपॉन टी स्क्वायर। जब तक तोड़ते जाते हैं जब तक कि फंडामेंटल यूनिट में ना टूट जाए। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है एम एल टी, तो तोड़ते गए तो क्या गए, कोई पूछे ये क्या है रफ वर्क, रफ वर्क। तो क्या समझ में आया, छोटी छोटी बातें कि सर नॉर्मल में क्या आता है ई, सीयर में क्या आता है जी, ई जी, और एक आता है बल्क मॉडुलस, किसी चीज को कंप्रेस किया जाए, फ्लूइड को कंप्रेस किया जाए तो चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को क्या कहते हैं बल्क मॉडुलस। फिर समझ में आया, चाहे ई हो चाहे जी हो चाहे के हो, सबकी यूनिट क्या होगी सेम होगी और वही होगी जो स्ट्रेस की होती है। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई पूछे डायमेंशन क्या होती है तो डायमेंशन क्या हो जाएगी फोर्स एफ मतलब एम एल टी की पावर -2 और मीटर स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। अगर कोई पूछे फोर्स का भूल गए तो फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए मतलब वी अपॉन टी वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और फिर फंडामेंटल यूनिट में तोड़ दिया तो क्या गया एम एल टी की पावर लपक के रख दिया, तो डायमेंशन क्या गई एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। दो बातें समझ में आई, उतार लिया, आगे बढ़े तो आगे चलते हैं। आगे कहेंगे सर मैंने कहा लो, मैंने कहा ये है यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये टाउ लगा है, क्या लगा है टाउ। मैंने कहा ये डायगोनल है, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये, कोई कष्ट नहीं सर, ए बी सी डी। मैंने पूछा डायगोनल एसी पे व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस एट डायगोनल, व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस। मैंने अगला क्वेश्चन बना दिया, व्हाट इज नॉर्मल, छोटी छोटी बातें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन आ रहे हैं। व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस एट डायगोनल ए बी ए सी एंड बी डी। ठीक है, किसके पे निकालना है एसी और बीडी पे, डायगोनल कितने नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा। तो हम करते हैं, हम क्या यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्यों, पहले पढ़ा चुका हूं, पहले अगर आपको नहीं पता ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्यों यूज की जाती है किसी भी इंक्लाइन प्लेन में। ये इंक्लाइन प्लेन है कि नहीं है, और ये भी क्या है इंक्लाइन प्लेन। किसी भी इंक्लाइन प्लेन में नॉर्मल और शियर स्ट्रेस निकालने के लिए क्या यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो किसका यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का। तो क्या निकालना है नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, तो यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या होती है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के, सिग्मा एक्स डैश होता है क्या सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला नहीं मालूम है तो आप मेरे पुराने लेक्चर देखिए, लेक्चर नंबर 2 या 3 में मैंने ये डेरिवेशन बताया ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। किसी भी इंक्लाइन प्लेन में नॉर्मल और शियर स्ट्रेस निकालने के लिए क्या यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये इंक्लाइन प्लेन है, तो यहां पे क्या क्या चाहिए सिग्मा एक्स चाहिए, सिग्मा वाई चाहिए, थीटा चाहिए। और थीटा एंगल कहां से होता है, थीटा एंगल होता है वर्टिकल से। कहां से होता है वर्टिकल से। क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव लेंगे। थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या लेंगे पॉजिटिव, क्लॉकवाइज है तो निगेटिव लेंगे। तो आप कुछ कहेंगे सिग्मा एक्स क्या है एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस कितना है 0, वाई डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस 0, एक्स डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस कितना है 0। कोई नॉर्मल स्ट्रेस है नहीं है सर, वाई में नहीं है सर, तो सिग्मा एक्स कितना है 0, सिग्मा वाई कितना है 0 अपॉन 2। देखो ना एक्स डायरेक्शन में कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कोई नॉर्मल स्ट्रेस है नहीं है सर 0, वाई डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस 0। और शियर कितना है एक्स प्लेन में, एरो किधर है किधर घुमाएगा एक्स प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एक्स प्लेन में क्या लेते हैं पॉजिटिव। तो टाउ एक्स वाई कितना है, टाउ एक्स वाई है आपका टाउ कितना है टाउ। और इसके लिए किस प्लेन के लिए हम यहां लिख देते हैं फॉर एसी डायगोनल, फॉर एसी डायगोनल। एसी डायग्राम में नॉर्मल स्ट्रेस निकाल रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस किस में निकाल रहे हैं एसी में। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स 0 हो गया, सिग्मा वाई 0 हो गया, और टाउ एक्स वाई किसके बराबर है टाउ के। और थीटा कितना है इसके लिए, थीटा
ये क्या है, वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, देखो प्लेन किधर है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में कि विपरीत दिशा में, ये क्या है क्लॉकवाइज, क्या है क्लॉकवाइज। तो एसी में क्या होगा क्लॉकवाइज है, तो आप कहोगे सर थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना होगा यहाँ पे, थीटा यहाँ हो जाएगा -45, कितना हो जाएगा -45। क्यों -45? क्योंकि एंगल वर्टिकल से कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, सर क्लॉकवाइज है, देखो ना वर्टिकल से क्लॉकवाइज, तो थीटा क्या होगा -45, सिग्मा x 0, सिग्मा y 0, टाउ एक्स वाई टाउ, और थीटा -45 किसके लिए, एसी के लिए, किसके लिए, एसी के लिए। तो यहां कितना हो जाएगा, ये 0 -0.2 cos 2 थीटा, और ये कितना हो जाएगा टाउ, और साइन कितना है, साइन 2 माइनस थीटा, और थीटा कितना रखेंगे 45, थीटा कितना रखेंगे 45, थीटा की जगह क्या रखेंगे -45, -45 कितना आ जाएगा साइन 90, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो बातों बातों में एसी में नॉर्मल स्टेट कितना आ जाएगा -टाउ, कितना आ जाएगा -टाउ, कितना आ गया -टाउ। और इसमें पूछा जाए फॉर किसके अंदर, कौन, BD, फॉर BD में कितना नॉर्मल स्टेट आएगा, वही फॉर्मूला यूज करेंगे BD में। आओ क्या फॉर्मूला है, सिग्मा x प्लस, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सिग्मा x क्या है 0 + 0/2, और क्या प्लस 0 - 0/2 cos 2 थीटा, प्लस टाउ एक्स वाई कितना है टाउ, और यहां पे थीटा कितना हो जाएगा, थीटा = 45, फॉर किसके लिए, ये किसके लिए था, एसी के लिए, और किसके लिए फॉर BD के लिए थीटा कितना होगा, देखो ये वर्टिकल है, वर्टिकल से ये एंगल किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा = यहां कितना लेंगे 45, और यहां कितना लिया था थीटा = -45, क्योंकि डायगोनल कितना एंगल बनाती है 45, पूरा एंगल 90 होता है, तो डायगोनल कितना ना 45, तो यहां कितना हो जाएगा साइन 2, और थीटा कितना है 45, BD के लिए थीटा कितना है 45, क्लॉकवाइज है तो क्या लेते हैं नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 45, कितना आ गया सिग्मा BD आ जाएगा कितना टाउ, कितना आ गया टाउ, कितना आ गया टाउ। तो कोई पूछे कि एक में नॉर्मल स्ट्रेस कितना होता है टेंसाइल, और एक में क्या होता है कंप्रेसिव, इसमें क्या आया है एसी में कंप्रेसिव, और BD में कितना आता है टेंसाइल, और कितना मैग्नीट्यूड आया टाउ, कितना आया टाउ। इतना कंक्लूजन समझ में आया कि नहीं आया, इतना का समझ में आ गया तो ये भी पूछ सकता है कि एक किसी में प्योर शियर हो रहा है, क्या हो रहा है प्योर शियर, तो उसके डायगोनल पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना आएगा, तो आप कहोगे एक नॉर्मल पे टेंसाइल और एक नॉर्मल पे कंप्रेसिव आएगा, कितने मैग्नीट्यूड का, टाउ मैग्नीट्यूड का, क्योंकि एक में नॉर्मल स्ट्रेस कितना निकला है -टाउ, और एक में कितना निकला है, कितना निकला है +टाउ। तो आप बोल सकते हैं बातों बातों में बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, अगर शियर स्ट्रेस लगा है प्योर शियर, ये कौन सा केस है प्योर शियर, तो आप कहोगे सर ये इसमें क्या आया था कंप्रेशन, क्या आया था कंप्रेशन, नॉर्मल स्टेट कैसा था कंप्रेसिव, और कितना आया था टाउ के बराबर, और इसमें क्या आएगा दूसरी अगर बनाए, दूसरी में बनाए तो दूसरे में क्या है यहीं पे बना देते हैं ये, तो यहाँ क्या आएगा टेंसाइल, क्या आएगा टेंसाइल, एक साइड में टेंसाइल आएगा एक में कंप्रेशन आएगा, किसके बराबर टाउ के बराबर, ये क्या टाउ, मतलब क्या कहना चाहते हो, एक डायग्राम में नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट क्या करेंगे कि सर एक डायगोनल में टेंसाइल आता है टाउ के बराबर, एक डायगोनल में क्या आता है कंप्रेसिव आता है। लॉक किया जाए इसका। तो कोई पूछे कि टोटल स्ट्रेन इन एसी, टोटल स्ट्रेन पूछा है, क्या पूछा है स्ट्रेन, टोटल स्ट्रेन पूछा है, तो यहां पे दो हैं, एक ये है ये, तो क्या बताया था मैंने आपको, बताया हुक लाते स्ट्रेन निकालना है, स्ट्रेस दिया है तो स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हुक लाते स्ट्रेन क्या होता है सिग्मा अपॉन ई, तो सिग्मा कितना है मेरा टाउ अपॉन ई, कितना है सिग्मा किसके बराबर आया है टाउ के बराबर, तो आपको कहां निकालना है टोटल स्ट्रेन इन एसी में निकालना है, तो ये क्या कंप्रेशन है, तो यहां क्या हो जाएगा -टाउ अपॉन ई, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस किसके बराबर आया है टाउ के बराबर कि -टाउ के बराबर, -टाउ के बराबर। तो सुनिएगा अगर पूछा जाए टोटल स्ट्रेन निकालिए किसके अंदर
एसी के अंदर, तो टोटल स्ट्रेन निकालोगे एसी के अंदर, तो खुद के कारण दब रहा है, खुद के कारण दब रहा है, तो माइनस, और क्या होगा टाउ अपॉन ई, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेन किसके बराबर आया है, टाउ के बाद, तो टाउ अपॉन ई। और पड़ोसी मेरा, पड़ोसी जो है दूसरा डायगोनल, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पड़ोसी मेरा बढ़ रहा है, तो मैं घटूंगा, और उसका इफेक्ट कितने टाइम्स होता है, म्यू टाइम्स, क्या आता है, म्यू टाइम्स, और क्या हो जाएगा टाउ अपॉन ई। खुद के कारण मतलब मैंने बताया था रफ वर्क, क्या रफ वर्क, मैंने कहा कि जैसे ये है, यहां क्या लग रहा है, मान लो कि यहां लग रहा है, मैंने समझाया था आपको पिछली क्लास में, अगर आपको और ज्यादा डिटेल में जानना है तो मेरे पुराने लेक्चर देखिए। यहां पे मान लो ये क्या लगा है, टाउ लगा है, और ये क्या लगा है, ऐसे समझिए, और ये क्या लगा है, माइनस टाउ, तो खुद के कारण एक डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालना, अगर पूछा जाए स्ट्रेन निकालिए एक डायरेक्शन में, तो क्या बोलोगे, खुद के कारण दब रहा है, और हुक्ला से टाउ अपॉन ई, तो माइनस टाउ अपॉन ई, और पड़ोसी क्या है, इसका परपेंडिकुलर पड़ोसी हो जाएगा, तो पड़ोसी मेरा दब रहा है, तो उसका इफेक्ट एक डायरेक्शन में आएगा, तो एक डायरेक्शन में जो उसका इफेक्ट आएगा वो म्यू टाइम्स आता है, कितने टाइम्स, म्यू टाइम्स। तो यहां पे क्या है, पड़ोसी मेरा दब रहा है, तो मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, तो हमारे सवाल में क्या था, पड़ोसी मेरा मान लीजिए दब रहा है, मेरा घट रहा है, तो मैं बढ़ूंगा, तो क्या म्यू टाइम्स टाउ अपॉन ई। ये आता था कि नहीं आता था, अगर ये होता, अगर मान लो ये होता, बिल्कुल दिमाग में बसा लीजिए, अगर ये होता, अगर ये होता, ये रफ वर्क चल रहा है, रफ वर्क, अगर ये होता, जल्दी बताइएगा, ये होता, और मान लो ये होता टाउ, और ये होता टाउ, क्या बोलते, स्ट्रेन निकालते हैं एक डायरेक्शन में, तो खुद के कारण मैं दब रहा हूं, एक डायरेक्शन में क्या हो रहा हूं, दब रहा हूं, तो खुद के कारण माइनस टाउ अपॉन ई, टाउ अपॉन ई, और वाई डायरेक्शन वाला भी बढ़ रहा है, तो मैं एक डायरेक्शन में घटूंगा, पड़ोसी मेरा बढ़ रहा होगा तो मैं घटूंगा, पड़ोसी मेरा घट रहा होगा तो मैं बढ़ूंगा, तो पड़ोसी मेरा बढ़ रहा है तो मैं एक डायरेक्शन में घटूंगा, और पड़ोसी का इफेक्ट कितना आता है, म्यू टाइम, तो म्यू टाइम्स टाउ अपॉन ई, ठीक है। तो यहां पे देखिए दो लोग हैं, एक कौन है, एसी, और एक क्या है, बीडी, तो ए खुद के कारण मैं क्या हो रहा हूं, दब रहा हूं, तो माइनस टाउ अपॉन ई, और पड़ोसी मेरा बढ़ रहा है तो मैं घटूंगा, तो म्यू टाउ अपॉन ई, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस टाउ अपॉन ई, 1 प्लस म्यू। कोई पूछे एसी में स्ट्रेन कितना होगा, तो ये एसी में स्ट्रेन होगा। कोई पूछे स्ट्रेन किस में होगा, ये क्या है, रफ वर्क। कोई पूछे स्ट्रेन किसके अंदर, बीडी में स्ट्रेन कितना होगा, तो क्या बोलोगे, बीडी में स्ट्रेन बोलो, बीडी में स्ट्रेन होगा, खुद के कारण मैं बढ़ रहा हूं, और कितना हो रहा हूं, टाउ अपॉन, स्ट्रेन है टाउ अपॉन ई, स्ट्रेन कितना हो जाएगा, टाउ अपॉन ई, टाउ अपॉन ई, और पड़ोसी मेरा दब रहा है तो मैं बढ़ूंगा, और उसका इफेक्ट कितना होता है, म्यू टाइम टाउ अपॉन ई, यहां भी कितना होगा, टाउ अपॉन ई, 1 प्लस म्यू। तो कोई पूछे दोनों स्ट्रेन बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं मैग्नीट्यूड में, दोनों स्ट्रेन बराबर आ रहे हैं। कोई पूछे स्ट्रेन कितना आता है, तो क्या बोलोगे, टाउ अपॉन ई, 1 प्लस म्यू। प्योर शियर में एक डायगोनल में टेंसाइल पैदा होता है स्ट्रेस, और एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा होता है, नॉर्मल स्ट्रेस। और कोई पूछे स्ट्रेन कितना होता है, तो क्या बोलोगे, टाउ अपॉन ई, 1 प्लस म्यू, चाहे ए बी हो, चाहे ए सी हो, चाहे बी डी हो। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो पूछा जाता है कि डायगोनल में स्ट्रेन कितना होता है, तो डायगोनल में स्ट्रेन कितना होता है, टाउ अपॉन ई, 1 प्लस म्यू। उतार लीजिए, ये रफ वर्क समझ में आ गया। रफ वर्क कहीं कोने में उतार लिया कीजिए, क्योंकि समझाने के लिए। कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं डाउट हो तो आगे बढ़े। तो आप कहेंगे तो समझ में आ गया इतना। अब इसके बाद भी अगर मैं चित्र बनाऊं, मान लो अगला क्वेश्चन मैं पूछूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ये हर चीज क्वेश्चन के रूप में आ रही है। मान लो इसको आगे बढ़ाया, ये पहले की पोजीशन है, हमने इसको डिफॉर्म किया, मान लो ये ए बी सी डी, इसको डिफॉर्म किया, तो ए सी का सी पॉइंट आगे बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। मान लो ये सी डैश है, क्या है, सी डैश। तो पहले ये ए था, तो ये कितना होगा, √2a, हाँ या ना। अगर ये साइड ए बी कितनी है, ए बी सी कितनी है, ए, तो ये कितना का पाइथागोरस से, √2a। कौन सी लेंथ,
AC, डायगोनल की लेंथ AC है। बाद में आपने लोड लगाया, कौन सा लोड लगाया? टेंजेंशियल, और टेंजेंशियल निकालने से ये आगे बढ़ गया सी पॉइंट कहां पे पहुंच गया? C डैश पे। तो डायगोनल ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? डायगोनल कहेंगे सर ये हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। तो मैं पूछूंगा ये डायगोनल ये हो गई, तो मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया। ये क्या मान लिया? ये C है ये, और ये पॉइंट को ले लिया मैंने D। क्या ले लिया? D। परपेंडिकुलर डाल दिया। ये एंगल कितना? 90। ठीक है। ये बताइए, ये आपने जो स्ट्रेन लगाया, मतलब जो स्ट्रेस लगाया है, टेंजेंशियल फोर्स लगाया है, टेंजेंशियल फोर्स के कारण AC कहां पे शिफ्ट हो गया? AC क्या हो गया? AC डैश। AC क्या हो गया? AC डैश। तो ये एंगल बहुत छोटा होगा कि नहीं होगा? इन दोनों के बीच एंगल बहुत छोटा होगा। पहले एंगल कितना था? 45। तो बाद में भी एंगल कितना होगा? 45। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? बहुत छोटा होगा, क्योंकि हमारे कोर्स में स्ट्रेन क्या होता है? बहुत स्मॉल होगा। तो ये जो चेंज एंगल ये जो बीच का होगा वो ना के बराबर होगा। तो पहले एंगल 45 है, तो अभी भी कितना होगा? 45, और ये 45 है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 45। एजम्पशन क्या है कि ये दोनों जब फोर्स लगा है, फोर्स लगने से पहले AC था डायगोनल, बाद में क्या होगा? AC डैश। तो उनके बीच का जो एंगल है ये क्या? ये एंगल जो है, ये एंगल, ये जो फाई एंगल है, ये फाई या अल्फा मान लो, इसको क्या मान लो? अल्फा। अल्फा क्या है? हम लिख देते हैं अल्फा वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो पहले अगर 45 तो बाद में कितना लगेगा? 45। ये 45 है तो ये भी 45 रहेगा। ये सब क्यों कर रहे हैं? हमको निकालना है डायगोनल स्ट्रेन। क्या निकालना है? डायगोनल स्ट्रेन। डायगोनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? अगर यहां पे अगर हम चित्र से निकालें, तो चित्र से निकालें तो चेंज इन लेंथ कितनी हो गई? चेंज इन लेंथ का क्या हो जाएगा? डेल्टा में चेंज इन लेंथ का बोलोगे, पहले क्या थी? AC, बाद में क्या हो गई? AC डैश। क्या फॉर्मूला होता है स्ट्रेन का? डेल्टा L अपॉन L। और डेल्टा L का मतलब AC डैश, बाद में क्या हो गई? AC डैश। पहले कितनी थी? AC कितनी थी? AC अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी है? AC। चेंज इन लेंथ का मतलब फाइनल लेंथ हो गई AC डैश। पहले लेंथ कितनी थी? AC। तो AC डैश माइनस AC अपॉन AC। और आप बड़ी चालाकी से आप कह सकते हैं AC किसके बराबर होगा? AD के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बीच का एंगल क्या है? अल्फा छोटा है। तो क्या बोलोगे? AC अप्रोक्सीमेट किसके बराबर है? AD के। AC और AD क्या है? बराबर है। तो आप कहोगे सर इसको बोल सकते हैं AD, AC डैश, और AC को क्या बोल सकते हैं? AD अपॉन AC। हम निकालना है शियर स्ट्रेन, डायगोनल स्ट्रेन। क्या निकालना है? डायगोनल स्ट्रेन। तो आप बोलोगे AC किसके बराबर है? AD के बराबर है। तो आप कहोगे AC डैश माइनस AD। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप कहोगे AC डैश माइनस AD क्या है? चित्र में देखिए बताओ, AC डैश माइनस AD किसके बराबर है? DC डैश है कि नहीं है? तो इसको आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो क्या? इसको लिख सकते हो क्या? जल्दी बोलो। AC डैश में से AD घटाओगे कितना बचेगा? DC डैश बचेगा कि नहीं बचेगा? अपॉन AC। DC डैश अपॉन AC। DC डैश अपॉन AC। फिर चालाकी की, DC डैश को यहां पे देखिए ट्रायंगल, यहां चालाकी कर रहे हैं। क्या लिख दे? यहां दिख रहे हैं ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? C डैश D में हम क्या लगा दें? cos 45। cos 45 इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? DC डैश। कितना है? DC डैश अपॉन, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज कितना है? CC डैश। क्या? CC डैश। तो DC डैश क्या हो जाएगा? CC डैश cos 45। और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो ये DC डैश आ गया। DC डैश किसके टर्म में आ गया? CC डैश अपॉन √2। तो ये बताइए इसकी वैल्यू पुट करें। व्हाट इज DC डैश? DC डैश आ गया CC डैश अपॉन √2। और AC कितना निकला था? √2a। कितना निकला था? √2a। इसको लिख सकते हो क्या? 1/2 CC डैश। और A का मतलब BC। BC कहो चाहे AB को, हमने BC कह दिया। A का मतलब क्या? BC। और ये क्या है? CC डैश अपॉन BC। शियर स्ट्रेन। कैसे शियर स्ट्रेन? आपको पता है। फिर रफ वर्क। ये क्या है? रफ वर्क। क्या जानते हैं? मान लीजिए एक मोटी सी किताब है, उसमें फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स लगाने पे क्या होगा? मान लीजिए कापी है, इस कापी में मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगाया। टेंजेंशियल फोर्स लगाने नीचे ऊपर के पन्ने आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे?
ये पन्ना, ये मान लो कि ये पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सी आगे शिफ्ट हो गया, सी कहां शिफ्ट हो गया, सी डैश, और डी कहां शिफ्ट हो गया, डी डैश। तो इनके जो एंगल में चेंज आया, ये एंगल फाई है और ये एंगल फाई है, यही फाई क्या कहलाता है, शियर स्ट्रेन। क्या कहलाता है, शियर स्ट्रेन। और tan फाई किसके बराबर होता है, आप जानते हैं tan फाई बराबर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन tan फाई इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है सर, सीसी डैश, और बेस कितना है, अगर ये ए है तो सीसी डैश अपॉन ए, यानी कि सीसी डैश अपॉन ए, एक की ये सीसी डैश अपॉन ए। और यही क्या कहलाता है, अगर एंगल बहुत छोटा है, अगर एंगल बहुत छोटा है तो यही फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीसी डैश अपॉन ए। तो सीयर का पता मतलब समझ में आया कि नहीं आया। आप कहेंगे सर ये तो क्या है, सर ये है फाई, तो फाई बाई टू, फाई बाई टू। कंक्लूजन क्या निकाला, कोई आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले कि डायगोनल स्ट्रेन कितना होता है, क्या डायगोनल स्ट्रेन कितना होता है, तो आप कहोगे डायगोनल स्ट्रेन शियर स्ट्रेन का आधा होता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है ईएस में। किसमें पूछा गया है, ईएस में। कुछ नहीं, चल हमने चित्र देखा, पहले डायगोनल थी एसी, बाद में डायगोनल क्या हो गई, एसी डैश। तो डायगोनल में चेंज कितना हुआ, एसी डैश माइनस एसी अपॉन एसी। और बातों बातों में क्या आ गया, ये किसके बराबर आ गया, फाई बाई टू। और फाई क्या होता है, शियर स्ट्रेन। तो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे व्हाट इज डायगोनल स्ट्रेन, तो आप क्या बोलोगे, क्या, फाई बाई टू। यानी डायगोनल स्ट्रेन, नॉर्मल डायगोनल स्ट्रेन शियर स्ट्रेन का आधा होता है। तो जल्दी जल्दी हम कहेंगे सर दो चीज निकाल चुके थे, यहां क्या निकाला था, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या निकाला था डायगोनल स्ट्रेन का, टाउ अपॉन ई 1 प्लस म्यू। क्या निकाला था, टाउ अपॉन ई। तो हम कर देते हैं टाउ अपॉन ई क्या, 1 प्लस म्यू, 1 प्लस म्यू। और अभी कितना आया है, फाई अपॉन टू, फाई अपॉन टू। और स्ट्रेन मतलब कौन सा स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन है कि नहीं है। और शियर स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, टाउ अपॉन ई 1 प्लस म्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शियर स्ट्रेन, मैंने बताया था हुक क्लास से टाउ इक्वल टू जी गामा को, या टाउ इक्वल टू जी फाई को। तो फाई इक्वल टू टाउ अपॉन जी, रख दो टाउ अपॉन जी अपॉन टू। तो टाउ अपॉन ई 1 प्लस टाउ म्यू इक्वल टू टाउ अपॉन 2g। टाउ टाउ कैंसिल हो गया। तो बातों बातों में क्या आ गया, बातों बातों में आ गया इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। आप कहेंगे सर मजा आ गया, क्या आ गया, मजा आ गया। क्यों मजा आ गया, क्यों, क्योंकि हमने दोनों तरीके से स्ट्रेन निकाले, दोनों को बराबर कर दिया और बातों ही बातों में आ गया इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। जहां ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो। क्या है, पॉइजन रेशियो। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड जी। पूरी पिक्चर समझ में आई कि नहीं आई। हमने स्ट्रेन दो तरीके से निकाला, डायगोनल स्ट्रेन। एक में क्या आया, टाउ अपॉन ई 1 प्लस म्यू, और एक में क्या निकाला, डायगोनल को देख के उसमें कितना निकला, फाई अपॉन टू। दोनों को क्या कर दिया, बराबर। और फाई का मतलब क्या होता है, गामा, गामा को या फाई को, यही क्या कहलाता है, स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। और शियर स्ट्रेन क्या होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन जी। और शियर स्ट्रेस कितना है, टाउ अपॉन जी, और टाउ अपॉन जी रख दिया, टाउ अपॉन जी कट गया। और बातों बातों में आ गया इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। क्लियर है कि नहीं। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने, 3। क्या क्या पूछ सकता है, अगर प्योर शियर हो तो डायगोनल में क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस कितना आता है, एक टेंसाइल आता है और एक टेंसाइल आता है और एक कंप्रेसिव आता है। कितना आता है, एक नॉर्मल आता है, एक टेंसाइल आता है और एक कंप्रेसिव आता है। और कितना शियर स्ट्रेस आता है, शियर स्ट्रेस नहीं, कितना नॉर्मल स्ट्रेस आता है, तो टाउ अपॉन ई 1 प्लस म्यू। और आखिरी में आ गया इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। पूरी पिक्चर क्लियर, मजा आया। तो विदा ले, तो ठीक है आज विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे नए जोश के साथ। मस्त रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।